हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आरओ का एग्ज़ाम भी होने वाला है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम मोस्टली ख़त्म हो चुका है। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम काफ़ी दिन से चल रहा है, एक हफ्ते उसके भी हो गए हैं। तो आपको उसमें से इन सारे एग्ज़ामों में यूपी से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपका यूपी से ज़रूर आता है। तो जिसके लिए आज हमने आपके लिए यूपी स्पेशल एक क्लास बनाई है, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको इस क्लास से यूपी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है साथियों, तो वो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। जैसा कि आप हमारे देख सकते हैं क्लास में कि आज उत्तर प्रदेश स्पेशल 100 क्वेश्चन, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में हो जाएंगे, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश के मेले, उत्सव, पर्व, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, यहाँ के महत्वपूर्ण जो व्यक्ति जन्मे हुए हैं उनका परिचय, उन्होंने क्या किया, कैसा क्या है, उनके बारे में, उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था, यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग, यहाँ की जलवायु और जनसंख्या। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन साथियों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बन सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि वो सारे मैं आपको कराऊं, ताकि आपको एग्जाम में वो बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का इतिहास। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम याद करें तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इसका मतलब इतिहास या फिर बहुत डीप में नहीं लेके जाऊंगा, बट आपको मैं ऊपर ऊपर से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूंगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। तो आप कॉपी पेन लीजिए और इसको नोट करना शुरू कर दीजिएगा। बस आप इतना तैयार कर लीजिए उत्तर प्रदेश से, आप देखिएगा ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ की कुछ राजकीय चीजों के बारे में बात कर लूं, तो आप याद रखिएगा साथियों कि यहाँ की राजकीय भाषा, यहाँ की राजकीय भाषा, तो आप याद रखिएगा साथियों कि इसकी घोषणा जो है वो 1947 में होती है, और देवनागरी लिपि में ये हिंदी है। लिपि इसकी कौन सी है? अगर आपसे लिपि पूछ ले तो ये भी आप याद रखना दोस्तों, लिपि इसकी हिंदी है, लिपि इसकी देवनागरी है, देवनागरी है, और राजकीय भाषा क्या है इसकी? हिंदी है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूं साथियों कि इसे जो है राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया है, तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा आप कि इसको दर्जा दिया गया है 26 जनवरी 1968। 1968 में, 26 जनवरी 1968 में इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर मैं यहाँ के पक्षी के बारे में बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, तो आप उसके बारे में भी याद रखिएगा, सारस। सारस जो है वो यहाँ का राजकीय पक्षी है। अगर खेल के बारे में आपसे पूछ ले तो आप खेल याद रखना दोस्तों, खेल यहाँ का हॉकी, फील्ड हॉकी जो है ये यहाँ का खेल है। पुष्प आप याद रखिएगा, इसका पुष्प मोस्टली एग्जाम में पूछता है। यहाँ का पुष्प क्या है, तो पुष्प के बारे में आपको बता दूं कि पलाश यहाँ का पुष्प है, पलाश यहाँ का पुष्प है। और अगर इसके राजकीय चिन्ह के बारे में आपसे पूछ ले, चिन्ह, तो ये मैं आपको पिछली क्लास में भी करा चुका हूं दोस्तों। चिन्ह आप याद रखिएगा कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर 2 मछली और एक तीर धनुष। 2 क्या है? मछली आप याद रखिएगा, और बीच में तीर धनुष है, तीर धनुष। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बेसिक अभी बनते हैं, पहले आप ये याद रखिएगा कि धनुष कमल राजकीय भाषा इसकी कौन सी है? देवनागरी, और हिंदी में लिपि इसकी देवनागरी लिपि जो है इसकी है। और अगर मैं बात करूं इसको अपनाया कब गया था, तो 26 जनवरी 1968 में। यहाँ का पक्षी कौन सा राजकीय? वो सारस है। यहाँ का खेल क्या है? वो हॉकी है। पुष्प राजकीय पलाश है, और चिन्ह इसका क्या है? एक वृत्त के अंदर आपका 2 मछली और तीर धनुष। और एक क्वेश्चन आप याद रखना साथियों, पशु, अगर आपसे पशु पूछ लेगा तो पशु के बारे में भी याद रखिएगा आप, 12 सिंघा। 12 सिंघा जो है वो आपका यहाँ का राजकीय पशु है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको याद कर लेना दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में आपको जो भी इससे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चंस वो मैं आपको करा देता हूं। अब अगर मैं साथियों बात करूं इसकी राजधानी के बारे में, राजधानी, तो आप यहां से याद रखना दोस्तों कि 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में आगरा थी। 1858 में इसकी राजधानी
इलाहाबाद कर दी जाती है, जो अब क्या हो चुका है आप सबको पता है, प्रयागराज के नाम से। तो आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर प्रयागराज। 1858 में इसकी राजधानी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। 1921 में साथियों आप याद रखिएगा, 1921 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको लखनऊ बनाया जाता है राजधानी, लखनऊ। लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं होती है, ये आंशिक रूप से राजधानी बनती है उस टाइम पे, आंशिक रूप से 1921 में इसकी राजधानी बनती है। और 1935 में दोस्तों, 1935 में इसे पूर्णतः जो है वो राजधानी बना दिया जाता है। पूर्णतः राजधानी किसको बना देते हैं? लखनऊ को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। यहां साथियों आप उत्तर प्रदेश के बारे में और याद रखिएगा कि 3 जोन है, 3 जोन प्लस 18 मंडल। ये मंडल आपसे जरूर पूछता है साथियों कि कितने मंडल हैं, तो आप याद रखिएगा 18 मंडल हैं और 75 जिले। कितने? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं साथियों। 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। आपसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा वो कि 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए 36 में आगरा थी, 58 में इलाहाबाद जो कि प्रयागराज, और 21 में लखनऊ, और 35 में इसको पूर्णतः लखनऊ बना दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनने के पहले 2 जगह और थी, ये आप याद रखिएगा, 36 और 58 में, आगरा और इलाहाबाद में। चलिए आइए अब उत्तर प्रदेश के हम नाम के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहले किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को, तो अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो आप याद रखिएगा 1836 में इसे 1836 में साथियों इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसको जानते थे, आप याद रखिएगा। 1877 में दोस्तों, 1877 में ये उत्तर पश्चिम प्रांत जो आपका था, उत्तर पश्चिम प्रांत, ये आगरा और आपका अवध का जो है क्षेत्र, ये इसके अंदर आते थे। तो 1857 में भी इसको उत्तर पश्चिम प्रांत बोलते थे, बट उसमें आगरा और अवध के भी क्षेत्र आते थे। आइए अगर मैं बात करूं 1902 में इसको क्या बोलते थे? 1902 साथियों डेट बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार आप ध्यान से इसको याद करेंगे, एक बार आप समझ लेंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। 1902 में आप याद रखिएगा साथियों कि इसे संयुक्त प्रांत भी बोला जाने लगा। संयुक्त प्रांत, ये अभी आपका हाल ही में क्वेश्चन आया है यूपीएसआई में कि संयुक्त प्रांत जो है किस नाम, मतलब संयुक्त प्रांत जो है किसका पुराना नाम है। तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, और जिसमें आगरा और अवध इसके क्षेत्र जो है आते थे। आइए साथियों मैं बात करूं आगे की, तो 1921 में इसको फिर से चेंज किया जाता है और ये बन जाता है ब्रिटिश संयुक्त प्रांत। ब्रिटिश संयुक्त प्रांत, ये आपका 1921 में हो जाता है। 1937 में साथियों अगर मैं बात करूं तो ये फिर से संयुक्त प्रांत हो जाता है, संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी, मैं यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, मे भी आपको नीचे ना दिखे, तो 24 जनवरी 1950 से इसको क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। और 1 नवंबर 1956 में इसका क्या किया जाता है? फिर से पुनर्गठन किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन यहां से बनते हैं साथियों आपके। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत जिसमें आगरा और अवध को भी मिलाते हैं, फिर आगरा और अवध के मिलाए हुए क्षेत्र के साथ में इसको संयुक्त प्रांत बोला जाता है। फिर 1921 में इसको ब्रिटिश संयुक्त प्रांत बोलते हैं, और 37 में इसको फिर से संयुक्त प्रांत बोलते हैं, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य से इसको हम जानते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों आपके यहाँ से बनते हैं महत्वपूर्ण, आप याद कर लीजिएगा कि। और एक क्वेश्चन अगर दोस्तों आपसे यहाँ पूछ ले कि द्विसदनात्मक विधानमंडल कब से शुरू होता है यहाँ पे, तो आप याद रखिएगा कि वो 1937 से ही शुरू होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन भी जरूर याद रखिएगा कि द्विसदनात्मक जो है आपकी जो विधानमंडल होता है वो यहाँ का 1937 में ही शुरू होता है। अगर मैं बात करूँ विधानसभा की यहाँ की सीट,
विधानसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो आप याद रखना साथियों कि विधानसभा की सीट यहाँ पर 404 है, 404 है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और विधान परिषद की अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा वो 100 सीट है, विधान परिषद की 100 है और आपकी विधान सभा की 404 है। ठीक है, तो आप ये कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आइए हम कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे और देख लेते हैं जो हमारे यहाँ से बनेंगे। साथियों अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक सीट वाला जिला कौन सी विधानसभा की? आप वीएस से याद रखिएगा विधानसभा। तो साथियों याद रखिएगा कि वो कौन सा है? इलाहाबाद, इलाहाबाद है। और इसमें अगर सीट आपसे पूछ ले तो 12 सीट है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और अगर सबसे कम पूछ ले, कम में दोस्तों, तो कम आप याद रखिएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, चित्रकूट। यहां पर साथियों क्या है? 2-2 सीटें हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कहां पर है आपका? इलाहाबाद में है। और सबसे कम कहां पर है आपका? वो श्रावस्ती, महोबा और इलाहाबाद में है, मतलब यहाँ क्या बोलते हैं चित्रकूट में है। तो ये क्वेश्चन साथियों कुछ हुए। अगर मैं बात करूं यहाँ की लोकसभा सीट के बारे में, लोकसभा की सीट यहाँ कितनी है साथियों? विधानसभा और लोकसभा की सीट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लोकसभा आपका जो केंद्र में है और विधानसभा जो आपके उत्तर प्रदेश में है। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं यहाँ पे, कितने लोग नॉमिनेट होके जाते हैं वहाँ पे? तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि टोटल 80 सीटें जो हैं वो लोकसभा की हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सीट आप याद रखिएगा वो कितनी है? 31 है। ये साथियों आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सबसे ज़्यादा सीट वाला, सबसे कम क्या है? ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ ये आप डेफिनेटली देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों आइए हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल अगर कितना मैं पूछ लूँ आपसे तो आप याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर यहाँ का क्या है टोटल, मतलब टोटल भारत का क्षेत्रफल है साथियों। ये टोटल भारत का क्षेत्रफल है। और अगर मैं बात करूं यूपी के क्षेत्रफल की तो आप याद रखिएगा 24,324 किलोमीटर के आसपास जो आपका ये 7.34% ये इसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल होता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं 24,324 ये आपका उत्तर प्रदेश का है। अब अगर मैं बड़े राज्यों की बात करूं कि जो भारत में सबसे बड़े राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, तो बड़े राज्यों का आप एक क्रम नोट कर लीजिए जो कि उत्तर प्रदेश से जो बड़े हैं उनके बारे में मैं बता दूं आपको। याद रखिएगा आपकी सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है वो आपका राजस्थान है। राजस्थान के बाद आपका साथियों आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आपका है दोस्तों महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है बड़े राज्यों की लिस्ट में। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है। अगर मैं बात करूं साथियों एक बार पीछे फिर से आपके रिवीजन की, तो आइए हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में राजकीय भाषा हिंदी, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। 26 जनवरी 1968 को इसको अपनाया गया। पुष्प क्या है? पलाश है। खेल हॉकी, पशु बारहसिंघा, पक्षी सारस और चिन्ह क्या है? एक सर्किल में 2 मछली और एक तीर धनुष। अगर मैं बात करूं राजधानी 1836 में आगरा थी, 1858 में इलाहाबाद जो कि प्रयागराज हो गया है, 21 में लखनऊ आंशिक रूप से, 35 में पूर्णतः लखनऊ बन जाती है, 3 जोन 18 मंडल और 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं।
1836 में साथियों इसको उत्तर पश्चिम प्रांत बोलते थे। 77 में उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसमें आगरा और अवध भी शामिल हो गए। 9 में संयुक्त प्रांत हो गया, आगरा और अवध के क्षेत्र सबको मिलाकर के इसको संयुक्त बोला गया। 1921 में ब्रिटिश संयुक्त प्रांत और 37 में फिर से संयुक्त प्रांत। 37 में ही द्विसदनात्मक विधायिका जो है यहाँ विधान परिषद की स्थापना हुई और विधानसभा की सीट 404 और विधान परिषद की 100 सीटें। उत्तर प्रदेश जो है आपका 24 जनवरी 1950 को इसको बोला जाता है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा मतलब जो है कौन सा है, तो आप याद रखिए इलाहाबाद 12 सीट है। सबसे कम श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट जहां पर 2-2 सीटें हैं। लोकसभा की यहाँ 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। बड़े राज्यों की लिस्ट अगर मैं बताऊं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर यूपी आता है। भारत के क्षेत्रफल की बात करो साथियों में तो 32,87,263 किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल आप याद रखिएगा कि थोड़ा भी जमीन को ऑक्यूपाई करके कम ज़्यादा किया गया है, तो ये 24,324 किलोमीटर के आसपास में इसका जो है क्षेत्रफल है, जो कि 7.43% था। अभी पिछली बार अभी इसका 7.33 था, लेकिन कुछ ऑक्यूपाई करके ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो ये थोड़ा बढ़ के 7.43 के आसपास चला गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आप इनको याद रखिएगा कि यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे आपके महत्वपूर्ण हैं। आइए साथियों, अगर मैं बात करूँ आपसे कि मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है, ये एक तरह के आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश है साथियों, ये आप मान लीजिए नॉर्थ इसका, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अगर मैं साथियों बोलूँ सबसे उत्तरी इसका जिला कौन सा है, आप इसकी सीमा भी याद रखिएगा कि सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे मैं पूछ लूँ इसका कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि ये सहारनपुर है, सहारनपुर है। और अगर सबसे दक्षिणी में बोलूँ तो आप याद रखना साथियों सोनभद्र, ये आपका सबसे दक्षिण में पड़ता है। और अगर मैं पूर्वी जिले की बात करूं तो ये आपका बलिया है, बलिया। और अगर मैं बात करूं साथियों आपसे कि पश्चिमी जिला, तो ये आपका शामली है। साथियों ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप याद रखिएगा बलिया है। और अगर आपसे पूछ ले साउथ में कौन सा है, तो आप याद रखिएगा सोनभद्र। और नॉर्थ में अगर बोल दे तो आप याद रखिएगा सहारनपुर। और पश्चिम में अगर बोल दे आपसे तो आप याद रखना साथियों शामली होगा वो आपका। साथियों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको मैप मेरे से अच्छे से बन जाए उत्तर प्रदेश का, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अगर मैप अच्छे से बन जाएगा तो मैं और आपको और बेहतर समझा सकता हूँ कैसे क्या इसका है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। आप बस इतना याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया, बाकी मैं मैप बना के आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से मैं उसको समझा दूंगा इसका उत्तर पश्चिम दक्षिण कहाँ है और कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। साथियों ये नेपाल रहा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका उत्तर का हो जाएगा, उत्तर में आपका हो जाएगा सहारनपुर। आपका एक सेकंड दोस्तों, ये आपका उत्तर समझ लीजिएगा आप। साथियों पूरा अच्छे से मैं बना नहीं, मतलब सही से बन नहीं रहा है मेरा इस पे, तो ये आप भी ऐसे समझ लीजिएगा कि उत्तराखंड, ये नेपाल, और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश है साथियों कुछ। अब यहाँ आप याद रखिए कि उत्तर में आपका हो जाएगा सहारनपुर, दक्षिण में आपका हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र हो जाएगा, पूरब में आपका बलिया हो जाएगा और पश्चिम में आपका शामली हो जाएगा। तो ये कुछ मैप के हिसाब से मैंने साथियों को बताने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ गलती हो तो वो आप माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि आप लोग आप और बेहतर से समझ लीजिए। तो चलिए आइए मैं आपको इसके बारे में और बात करता हूँ आगे कि उत्तर प्रदेश रिलेटेड हमारे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए साथियों, अगला टॉपिक हमारा है उत्तर प्रदेश के मेले, उत्सव और पर्व।
तो उत्तर प्रदेश में कितने मेले, क्या पर्व मनाए जाते हैं, कहाँ पर मनाए जाते हैं, इनसे क्वेश्चन साथियों आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि कुछ जो हमारे सांस्कृतिक संस्थान हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता है एग्जाम में, सांस्कृतिक संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं। तो आप याद रखिएगा कि मोस्टली जो भी होते हैं वो आपके लखनऊ में ही मिल जाएंगे, जितने भी मोस्टली संस्थान हैं वो लखनऊ में मिल जाएंगे। एक दो संस्थान ऐसे हैं जो आपके लखनऊ के बाहर है। अगर मैं बात करूं साथियों सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें से हैं वो इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा कि अगर मैं बात करूं लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ में क्या क्या है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, ये आपका कहाँ है साथियों, ये लखनऊ में। और अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ले दोस्तों, तो स्थापना भी आप याद रखिएगा 1963 में। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि राज्य ललित कला अकादमी, तो राज्य ललित कला अकादमी भी आप याद रखना साथियों, राज्य ललित कला अकादमी, ये भी याद रखिएगा आप कि ये भी कहाँ पर है, आपका लखनऊ में भी है। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 1962 में इसकी स्थापना होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण साथियों भारतेंदु, ये आपके एग्जाम में आता है, भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी लखनऊ में ही है और इसकी स्थापना 1975 में होती है। और राष्ट्रीय कथक अकादमी, राष्ट्रीय कथक अकादमी, ये आप याद रखना साथियों, ये 1988 और 89 के समथिंग में बनाया जाता है इसको। तो ये भी आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मतलब लखनऊ के अंदर में है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। आइए साथियों, अब अगर मैं बात करता हूँ यहीं आपसे कि महत्वपूर्ण मेले, इनके मेले जो होते हैं इंपॉर्टेंट मेले, उत्सव या फिर पर्व, ये उत्तर प्रदेश में जो मनाए जाते हैं, ये जो जो महत्वपूर्ण हैं, आइए मैं उनसे आपके उनके बारे में बता देता हूँ। तो आप याद रखना साथियों कि कुंभ मेला जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस है, आप याद रखिएगा, ये प्रयाग में लगता है, प्रयागराज में है जो पहले इलाहाबाद था, और ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। आप ये जरूर याद रखिएगा कि कुंभ मेला 12 वर्ष बाद लगता है। अगर मैं बात करूं साथियों अर्धकुंभ, तो आप इसके बारे में, अर्धकुंभ मेला ये भी प्रयाग ही में लगता है, ये आप नोट रखिएगा। और ये 6 वर्ष बाद लगता है, ये 6 वर्ष में लगता है अर्धकुंभ, 12 वर्ष में लगता है कुंभ। और अगर मैं पूछूं साथियों माघ मेला, तो आप याद रखिएगा कि माघ मेला जो है वो आपका वो हर साल लगता है, हर वर्ष लगता है। और इसका जो महीना होता है लगने का वो होता है जनवरी के मंथ में ये प्रयागराज में हर साल जो है माघ मेला कराया जाता है। चलिए साथियों, आइए, ये तो हो गई बात हमारे प्रयाग की कि प्रयाग में ये महत्वपूर्ण मेले जो लगते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे वाराणसी के बारे में, आप वाराणसी में याद रखना साथियों कि गंगा महोत्सव, दूसरा साथियों आपका ध्रुपद मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछता है, ध्रुपद मेला, ये कुछ आपके हो जाते हैं इंपॉर्टेंट जो है जो वाराणसी में लगते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे यहीं कैलाश मेला और राम बारात मेला, तो ये आप याद रखिएगा आगरा में लगता है आपका कैलाश मेला और राम बारात मेला। साथियों ये राम बारात मेला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में भी हाल ही में पूछा गया था, तो आप इसको बहुत ध्यान से नोट रखिएगा
कि ये आगरा में पूछा गया, मतलब आगरा में लगता है राम बारात मेला। साथियों अगर मैं बात करूँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो आता है आपका बाराबंकी में, तो बाराबंकी में आप याद रखिएगा यहाँ पर लगता है देवा शरीफ, देवा शरीफ। तो आप याद रखिएगा देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, वो आपका बाराबंकी में लगता है, देवा शरीफ मेला। ये साथियों याद रखिएगा आपके मेले उत्सव में कुंभ मेला प्रयाग 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ प्रयाग 6 वर्ष में, माघ मेला हर वर्ष जनवरी में ये भी प्रयाग में, वाराणसी में गंगा महोत्सव, ध्रुपद मेला, आगरा में कैलाश मेला, राम बारात मेला, बाराबंकी में देवा शरीफ मेला। आइए हम अगले पेज पे आपको कुछ और महत्वपूर्ण करा देते हैं जो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूँ साथियों नौचंडी मेले की, आप याद रखिएगा एक नौचंडी मेला, ये आपसे बहुत पूछता है नौचंडी मेला। तो आप इसके बारे में याद रखना साथियों कि नौचंडी मेला ये आपका मेरठ में लगता है और ये होली के बाद होता है, होली के बाद जो है ये लगता है। तो आप याद रखिएगा नौचंडी मेला होली के बाद मेरठ में। कंस मेला, कंस मेला आप ये भी याद रखना साथियों, ये मथुरा में लगता है, ये मथुरा और फतेहपुर सीकरी का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है कंस मेले का मतलब जो है किया जाता है आयोजन। अगर मैं बात करूँ साथियों आपसे गढ़ मुक्तेश्वर मेले की, गढ़ मुक्तेश्वर, साथियों गढ़ मुक्तेश्वर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक महिला की टीम यहाँ पर तैनात की गई है, वो आप में कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका करंट का क्वेश्चन है कि कौन सी टीम जो है गढ़ मुक्तेश्वर में यूपी के हापुड़ में जो है वहाँ पर स्थापित की गई है या फिर उसको जो है तैनात किया गया है। तो साथियों अगर मैं बात करूँ गढ़ मुक्तेश्वर मेला तो आप याद रखिएगा ये हापुड़ में लगता है, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में, कंस मेला मथुरा और आपका नौचंडी मेला वो मेरठ में लगता है। अगर मैं साथियों बात करूं कबीर मेले की तो आप याद रखिएगा कबीर मेला बहुत ही आसान है, उनका जन्म जहां हुआ था तो वहां पर जो है कबीर मेला लगता है। तो मगहर लोग बोलते हैं मगहर, और ये आपका कहां पर है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। आप याद रखिएगा संत कबीर नगर में मगहर मेला। और अगर आपसे साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण पूछ ले रामनवमी, राम नवमी मेला अगर इसके बारे में आपसे पूछ लेता है तो आप याद रखिएगा कि ये आपका अयोध्या में, अयोध्या में। और साथ ही साथ एक मेला साथियों अभी हाल ही में आपका अयोध्या में चल रहा है जिसे बोलते हैं परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट जो है मेले वगैरह जो आपके लगते हैं। ऐसे तो साथियों यूपी में टोटल जो है 2250 मेले के समथिंग जो है मेले टोटल लगते हैं यूपी में, लेकिन मैंने आपको कुछ जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो मुझे लगते हैं कि एग्ज़ाम पर्पज़ से आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और टोटल अगर सर्वाधिक पूछ ले आपसे सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है तो आप याद रखिएगा 86 मेले जो है सबसे ज़्यादा लगते हैं और वो कहाँ लगते हैं मथुरा के अंदर। तो आप ये याद रखना साथियों नौचंडी मेला मेरठ, कंस मेला मथुरा, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़, कबीर मेला संत कबीर नगर, रामनवमी और परिक्रमा वो अयोध्या बाद में है। कुंभ मेला मैंने आपको बता दिया, अर्ध कुंभ माघ ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आइए साथियों अब अगर हम बात करते हैं यहीं आपसे कि इनके शास्त्रीय नृत्य वगैरह के बारे में, लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य इनके जो भी होते हैं वो आपके, तो साथियों आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं तो आप याद रखना साथियों कि वो है कथक, कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसको बढ़ाने वाले का अगर कभी आपसे नाम पूछ ले तो आप याद रखना दोस्तों ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद ने इसको बढ़ाया है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा विकास अगर पूछा जाए कि इसका कब हुआ था तो अवध के नवाब जो थे उस टाइम पर, अवध के नवाब जो कि आखिरी जो है आपके यहाँ बेगम हजरत महल के पति थे वो, जिनका नाम था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। इन्होंने काफ़ी जो है कथक को बढ़ाने का विकास करने का इन्होंने बहुत काम किया था और इनके दरबार में इसके लिए
काफ़ी सारे आयोजन होते थे, जिससे कथक को एक अलग ही लेवल पर उन्होंने मान्यता दिलवाई। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे कि ठुमरी गायन आप याद रखिएगा, ठुमरी गायन भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय है। तो इसके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको किसने बढ़ाया या फिर इसका जो है किसने शुरुआत की या फिर इसको जो है एक बड़े लेवल पर ले जाने का काम किसने किया, तो आप उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम था बिंदा देन। बिंदा देन थी जिन्होंने कथक के साथ साथ ठुमरी गायन की भी शुरुआत की थी। ये बात आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहीं आपसे कि कथक से महत्वपूर्ण जुड़े हुए लोग जो कथक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण थे, तो आइए अगर मैं उनसे बात करूं जो है कथक में एक अलग ही जो है उपलब्धि हासिल की थी, तो उनमें आप याद रखिएगा बिरजू महाराज। दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे साथियों, तो आप याद रखिएगा, अगर मोस्टली आपको महाराज दिख जाए तो आप याद रखिएगा कि वो कथक से रिलेटेड हैं, शंभू महाराज। दूसरा है साथियों, तीसरा है आपका लच्छू महाराज। और आप एक और याद रखिएगा साथियों, तारा देवी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने जो है क्या बोलते हैं कथक में वो काफ़ी अपना योगदान दिया और इसको एक अलग ही मुकाम पर लेके गए। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, तारा देवी, ठुमरी गायन, बिंदा देन, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका काफ़ी जो है उसको जो है प्रमोट किया गया, इसको बढ़ाया गया। और शास्त्रीय नृत्य हमारा उत्तर प्रदेश का कथक है और इसको बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप याद रखिएगा साथियों, ठाकुर प्रसाद को जाता है। आइए हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो आइए साथियों हम लोक नृत्य देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य तो मैंने बता दिया आपको कि वो कथक है। अब अगर मैं बात करूँ लोक नृत्य के बारे में, तो लोक नृत्य आप साथियों याद रखिएगा आल्हा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो आल्हा आता है, आप याद रखिएगा। यह वीर रस में गाया जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा कि ये वीर रस में गाया जाता है, ये वीर रस में गाया जाता है। और इसका जो क्षेत्र है तो आप याद रखिएगा महोबा और बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड और महोबा के क्षेत्र में आल्हा मोस्टली गाया जाता है। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे रासलीला या फिर रसिया, ये दोनों इसी के नाम हैं, तो आप याद रखिएगा ये भी एक लोक नृत्य है हमारे यहाँ का। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये बरसाना में होता है। अगर मैं साथियों आपसे बात करूं कजरी की, तो आप कजरी याद रखिएगा कि ये मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में वर्षा की जब बारिश होती है तो वर्षा ऋतु के मौसम में इसको मनाया जाता है, बारिश वगैरह के मौसम में इसको मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा ये वहाँ का लोक नृत्य है कजरी मिर्ज़ापुर, रासलीला रसिया बरसाना, आल्हा जो है ये वीर रस में गाया जाता है महोबा और बुंदेलखंड में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों जोगिनी, आप याद रखना दोस्तों, ये आपका यूपी में जो है जो मंदिरों वगैरह में जो साधु लोग गाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि यूपी के मंदिरों में जो साधुओं के द्वारा गाया जाता है गाना वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जोगिनी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, यूपी के मंदिर में जो साधुओं के द्वारा गाया जाता है वो जोगनी होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे यहीं कव्वाली भी काफ़ी हमारे यहाँ का फेमस लोक नृत्य है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये अवध में, ये जो अवध का क्षेत्र है, अवध में जो है ये कव्वाली बोली मतलब कव्वाली फेमस है। और अगर मैं बात करूँ साथियों जो एग्ज़ाम में आपके बहुत आता है चरकुला आपका ये जरूर आता है, या फिर झूला आ जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। चरकुला और झूला ये दोनों आपके ब्रजभूमि से संबंधित हैं। चरकुला भी आपका हाल ही में एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसीलिए इसको आप बहुत ध्यान से नोट रखिएगा। चरकुला और झूला कहाँ के हैं, ब्रजभूमि के क्षेत्र के हैं। तो साथियों ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमने आपको बता दिए हैं, आप इनको याद रखिएगा। कव्वाली अवध में, आल्हा वीर रस में गाया जाता है महोबा और बुंदेलखंड में, रासलीला रसिया बरसाना, चरकुला झूला ब्रजभूमि, कजरी मिर्ज़ापुर, जोगिनी यूपी के मंदिरों में साधुओं के द्वारा गाया जाता है। तो ये कुछ आप याद रखिए। कथक का हमने बताया आपको कि ये आपका
जो है ठाकुर प्रसाद ने इसको बढ़ाया और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आइए साथियों, अगर मैं बात करता हूँ कि एक दो और इसमें जो हैं, तो आप याद रखिएगा, एक लावड़ी आप याद रखिएगा, लावड़ी, और साथियों एक लावड़ी आप याद रखिएगा वो महाराष्ट्र का है, ये आपका लावड़ी और 72 बील करके इसको बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा ये रुहेलखंड में मनाया जाता है, ये रुहेलखंड में मनाया जाता है। ये पूछता तो ऐसे ज़्यादा नहीं साथियों, लेकिन अगर आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में वो कहाँ से दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपको पता होने चाहिए। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आइए, अगर जो भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से मैं बता दूँ। अगर मैं बात करूँ साथियों स्मारक के बारे में, यूपी के महत्वपूर्ण स्मारक, यूपी के आप महत्वपूर्ण स्मारक के बारे में, तो आप याद रखना साथियों कि यूपी में जो महत्वपूर्ण आपके स्मारक हैं, आवाज़ का, हाँ आ रही है आवाज़। साथियों अगर मैं बात करूं यूपी के महत्वपूर्ण स्मारक के बारे में, तो आप याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, जो हमारे विश्व धरोहर सूची में ये शामिल हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि विश्व धरोहर में शामिल हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला, ये तीन आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। और अगर मैं बात करूं साथियों आपसे कि अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर स्मारक की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको मैं बता दूं कि जो महत्वपूर्ण हैं आप उनको नोट कर लीजिएगा एक जगह, मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ आपको। जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद में दोस्तों आप याद रखिएगा, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है, संगम अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा, जिसे हम प्रयागराज बोलते हैं, आप बार बार इसको याद रखिएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क काफ़ी फेमस है साथियों, इसी पार्क में इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी जब अंग्रेज़ों से इनकी मुठभेड़ हुई थी, तो आप ये भी याद रखिएगा। जोधाबाई महल, जोधाबाई महल आप याद रखिएगा, ये भी वहीं पे था। और अगर मैं बात करूं कुंभ नगरी, तो आप सबको पता होगा कुंभ नगरी या संगम, तो फिर ये दोनों आपका क्या बोलते हैं, इलाहाबाद को ही बोलते हैं। अगर मैं साथियों बात करूं आपसे लखनऊ के बारे में, तो आप लखनऊ याद रखना साथियों, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, ये तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। बागों का शहर, बड़ा या फिर छोटा इमामबाड़ा, ये दोनों आपके यहीं हैं, इमामबाड़ा और हजरत महल पार्क, हजरत महल पार्क, तो ये कुछ आपके लखनऊ में हो गए। अगर मैं साथियों बात करूं अयोध्या या फिर फैज़ाबाद में, क्योंकि फैज़ाबाद का नाम बदल करके मतलब फैज़ाबाद का नाम बदल दिया गया, ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप याद रखिएगा तुलसी गार्डन, तुलसी गार्डन और आपका सूरज कुंड, ये जो दो यहाँ के इम्पॉर्टेंट हैं वो आप याद रखिएगा, तुलसी गार्डन और सूरज कुंड। अगर मैं वाराणसी की बात करूं साथियों, तो यहाँ से अभी आपको हाल ही में क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिल रहे हैं वाराणसी से। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका वाराणसी में है, इसको आप याद रखिएगा। गंगा के 84 घाट, गंगा के 84 घाट आप ये भी याद रखिएगा, ये भी वहीं पे है। और सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जो है वो भी यहीं पर है, तो आप याद रखना साथियों कि बुद्ध की जो प्रतिमा है सबसे ऊंची, आप याद रखिएगा 80 फीट है उसकी ऊंचाई, तो आप याद रखिएगा कि ये भी यहीं पे। और आपसे ये भी आपको पता ही होगा वाराणसी में सारनाथ, ये भी कहाँ पे है, वाराणसी के अंदर ही है। और दूसरा एक आप याद रखना साथियों
संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर ये भी आपका कहाँ है, वाराणसी के अंदर है। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट थे। इलाहाबाद में संगम, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जोधाबाई महल पार्क, कुंभ नगरी, लखनऊ में नवाबों का शहर, बागों का शहर, बड़ा और छोटा इमामबाड़ा, हजरत महल पार्क, अयोध्या में तुलसी गार्डन, सूरज कुंड, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा 84 घाट, बुद्ध की प्रतिमा जो 80 फीट ऊंची है, और सारनाथ का मंदिर, मतलब सारनाथ आपका, और संकट मोचन मंदिर। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते साथियों। आइए 2-3 सिटीज़ के बारे में हम और देख लें कि वहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ साथियों आपसे आगरा की, तो आगरा आपको पता ही होगा। आगरा के अंदर ताजमहल, ताजमहल, लाल किला, ये दिल्ली का लाल किला नहीं है साथियों, आप इसको याद रखिएगा, ये दिल्ली का लाल किला नहीं है। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, और आपका जोधाबाई महल, जोधाबाई महल, ये आप याद रखना साथियों। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आगरा में है जो हमने आपको कराए हैं। अगर मैं साथियों बात करूं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट, तो आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ से बनता नहीं। बाकी ऐसे तो बहुत ही सारे प्लेस हैं यहाँ पे, अगर मैं वो सारे कराऊंगा तो क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। आपसे आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं या फिर कौन कौन हैं वो, तो उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। साथियों मैं बात करूं कबीरदास की, तो सबसे पहला नाम आप याद रखिएगा कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, वाराणसी में। साथियों ये आपकी करंट स्टैटिक जी के हिंदी सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसीलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके ही लाइक सब्सक्राइब शेयर से ही हमारा मोटिवेशन बनता है और हम आपके लिए और मेहनत करते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं कि महत्वपूर्ण हो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, वो हम आपको ज़रूर करा दें। तो चलिए दोस्तों बात करें कबीरदास की, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनका जन्म किनके यहाँ हुआ, तो आप याद रखिएगा नीरू एवं नीमा, नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे थे। इनके घर पर जो है इनके घर पे होता साथियों। चलिए इनके जन्म को लेकर तो काफ़ी डिस्प्यूट है, बट आप याद रखिएगा नीरू और नीमा नाम के जुलाहे के घर पर जो है इनका पालन पोषण ये बड़े हुए थे, तो ये सब आप जरूर याद रखिएगा। इनके गुरु के बारे में साथियों पूछ लेता है, तो गुरु आप याद रखिएगा कि रामानंदाचार्य, रामानंदाचार्य इनके क्या थे, गुरु थे। और अगर मैं बात करूँ रामानंदाचार्य, तो ये गुरु रामानुज इनके भी जो है क्या थे, गुरु थे, गुरु रामानंदाचार्य, गुरु रामानुज। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे यहीं दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो आप याद रखना कि वो हैं सूरदास। सूरदास अगर मैं इनके बारे में बात करूं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि मथुरा में। मथुरा में एक जगह है साथियों जिसका नाम है सीही, सीही की जगह में जो है इनका मथुरा में जन्म हुआ है। और अगर इनके गुरु के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कभी, तो आप याद रखना साथियों वल्लभाचार्य, ये इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। किसके, सूरदास के। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में नीरू नामक जुलाहे के यहाँ, और रामानंदाचार्य गुरु रामानुज जो है इनके गुरु थे। अगर मैं साथियों बात करूँ आपसे कि तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा रैदास। स्वामी रैदास के बारे में आपने पढ़ा होगा। रैदास ये मीरा के भी गुरु रहे हैं, ये मीरा के क्या हैं, गुरु हैं, तो आप ये भी याद रखना दोस्तों। और इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ है, वाराणसी में ही हुआ है। इनका जन्म भी वाराणसी के ही अंदर हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर इनके मैं साथियों गुरु के बारे में बात करूं, तो सूरदास और रैदास दोनों जी के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी थे। तो ये आप कुछ क्वेश्चंस याद रखिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं 1-2 और इम्पोर्टेंट। साथियों आपको पता होना चाहिए हरिवंश राय बच्चन, ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़
इलाहाबाद, इन दो जगहों में साथियों इनका जन्म स्थान बताया जाता है। पहले बोला जाता है कि प्रतापगढ़ में पैदा हुए थे, बाद में ये इलाहाबाद रखने लगे थे। तो आप याद रखिएगा कि इनका जन्म इलाहाबाद प्रतापगढ़ दोनों में से कहीं भी आ जाए तो आप सही कर दीजिएगा। और अगर मैं बात करूं तो इनके लड़के कौन हैं आप सबको पता है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी भी क्या हैं, इनके लड़के हैं। तो आप ये याद रखिएगा। अगर मैं साथियों अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करूं, तुलसीदास, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं और इनका जन्म जो है वो राजापुर, ये आपका कहाँ है, बांदा में। ये आपका कहाँ पड़ता है, बांदा में पड़ता है। तो याद रखिएगा। इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछ ले साथियों, इनके पिता का नाम मोस्टली आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा आत्माराम दुबे, ये इनके पिता थे। और माता इनकी जो थी वो इनके आगे के नाम से आप याद रखिएगा तुलसी। इनकी माता कौन थी, तुलसी थी। पिता इनके आत्मा राम थे। और अगर इनके गुरु के बारे में साथियों बात कर ले तो गुरु आप इनके याद रखिएगा, गुरु इनके जो थे वो हरिदास थे, हरिदास। उनको बाबा नरहरिदास बोला जाता था। तो आप याद रखिएगा हरिदास गुरु थे। राजापुर बांदा में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके आत्माराम दुबे और माता इनकी तुलसी थी। और हरिवंश राय बच्चन जी प्रताप और इलाहाबाद में इनका रहता है। तो आप याद रखिएगा जो भी ऑप्शन में आपको दिखे, अगर आपको दोनों में ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो आप इलाहाबाद के साथ जाइएगा, क्योंकि इनका फैक्ट इलाहाबाद से दिखाता है, बट प्रतापगढ़ भी इनका जन्म स्थान माना जाता है। आइए साथियों कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनके जन्म स्थान के बारे में हम और देख लेते हैं। तो आप याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा आप याद रखिएगा। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ है, फर्रुखाबाद। एक सेकंड साथियों, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ है, आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों बिहारी की, तो बिहारी को आपने पढ़ा होगा बिहारी के बारे में। तो आप याद रखिएगा बिहारी का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था, और ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और मुंशी प्रेमचंद एक बहुत महत्वपूर्ण है, इनका भी याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद। ये भी साथियों आपके उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर आ जाए आपको, तो आप याद रखना साथियों इनका वाराणसी में ही जन्म हुआ था। और वाराणसी में भी अगर जगह आपसे पूछ ले तो आप याद रखना दोस्तों लमही ग्राम, लमही ग्राम एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, वाराणसी के अंदर। अगर मैं साथियों बात करूँ कुछ और महत्वपूर्ण की, तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म भी वाराणसी के अंदर ही हुआ है। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आप इनको तैयार कर लीजिएगा, आप देखिएगा कि ये आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए साथियों आइए हम चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने। आज का हमारा अगला टॉपिक क्या है, मुझसे जुड़े हुए जो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सिंचाई व्यवस्था साथियों आप याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में नदी और नहर से जो भी सिंचाइयाँ होती हैं, या फिर यहाँ की जो हमारी मतलब सिंचाई की व्यवस्था है, वो नदी से कितना % सिंचाई होती है, या फिर ट्यूबवेल वगैरह से हम कितना सिंचाई व्यवस्था करते हैं, या फिर सिंचाई के हमारे पास साधन क्या क्या हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ सकता है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से जो बनते हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। आप याद रखिएगा कि सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रिवर है यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो आप याद रखिएगा वो गंगा नदी है। गंगा नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई महत्वपूर्ण मतलब है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में होती है। अब अगर मैं इनके उद्गम स्थल की बात करूं तो आप याद रखिएगा गंगोत्री से इनका जो है वो उद्गम स्थल है जहां से ये निकलती हैं। और ये यूपी के टोटल आप याद रखना साथियों कि 28 जिलों में ये बहती हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 75 ज़िले हैं जिनमें से 28 जिलों में ये बहती हैं। और ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है, ऐसा भी आप याद रखिएगा कि ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, आप याद रखना। और 2510 किलोमीटर इनकी लेंथ है। अब अगर इनके कुछ और नाम भी हैं तो उनके नाम के बारे में बता दूं, आप याद रखिएगा भगीरथी, इनको जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में बोला जाता है, इनको पद्मा भी बोला जाता है, और इनको
देव नदी भी हम बोलते हैं। तो ये आप याद रखना साथियों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन गंगा नदी के बारे में। अगर मैं बात करूँ इनका मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से होता है, जहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो आप याद रखिएगा कि ये हरिद्वार से जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। और यूपी में इनका प्रवेश जो है वो पहला जिला आप याद रखिएगा कि यूपी में प्रवेश में इनका पहला जिला जो है वो बिजनौर है। ये बिजनौर से जो है उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में इंटर करती हैं। तो आप याद रखिएगा ये इनका शुरुआती है बिजनौर। और अगर आखिरी आपसे पूछ ले लास्ट, तो साथियों आप लास्ट भी याद रखना इनका कि वो कौन सा जिला मैंने बताया था आपको पूर्व में है, तो आप याद रखिएगा बलिया। बलिया से जो है इनका आखिरी होता है, उसके बाद फिर ये बिहार में चली जाती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनते हैं जो मैंने आपको कराए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए अब मैं बात करता हूँ गंगा नदी के कैसे इनका सिंचाई सिस्टम होता है और फिर इसे कैसे सींचा जाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं, तो साथियों जस्ट मान लीजिए आप कि ये गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी है। अब इनके बाएं और दाहिने तरफ, तो अगर मैं बात करूं कि नदी आपका ये डायरेक्शन है, ये मान लीजिए डायरेक्शन है, अगर इधर से आ रही है तो ये इनका राइट हो जाएगा और ये इनका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी बाईं ओर जो भी इनकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं उनके बारे में आप जान लीजिए, और दाहिनी तरफ में जो है, और उसी के हिसाब से इनके सिंचाई का जो है तंत्र भी लागू होता है, कैसे फील्ड में ये करती हैं सिंचाई। तो आप याद रखिएगा साथियों कि अगर मैं बात करूँ इनके राइट हैंड साइड के बारे में, तो यमुना नदी। दूसरी साथियों अगर मैं बात करूं आपसे इनके जो है दूसरी नदी कौन सी है, तो आप याद रखिएगा बेतवा। साथियों कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो आपको वो भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। साथियों बेतवा नहीं, ये आप सोन कर लीजिएगा, बेतवा तो यमुना की है, तो ये क्या हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, जो आपकी क्या है गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी। तो ये साथियों याद रखिएगा आप। अगर मैं बात करूं आपसे कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप याद रखिएगा रामगंगा, गोमती, घाघरा, और एक आखिरी नदी है जो आपकी गोरखपुर में है, इसको आप याद रखिएगा राप्ती नदी। तो ये कुछ नदियां जो इनकी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं दोस्तों, ये आप याद रखिएगा कि इनसे जो है आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा जो है इनकी सहायक नदी नहीं है या फिर है। मोस्टली आपको यमुना की दे देगा और वो गंगा में कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो चलिए साथियों अगर मैं बात करूं कि टोटल जो है कितना क्षेत्रफल यूपी का है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ 240.93 लाख हेक्टेयर आप याद रखिएगा टोटल जो है यूपी का क्षेत्रफल है। अगर मैं बात करूं इसमें से सिंचाई कितने पे हो सकती है, तो सिंचाई आप याद रखिएगा साथियों 196.28 लाख हेक्टेयर, 196.28 लाख हेक्टेयर पे जो है सिंचाई हो सकती है। और वास्तविक में अगर आप मैं पूछूं सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो आप याद रखिएगा कि वो नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। और इनका परसेंटेज अगर आपसे पूछ ले तो 71% के नियर अबाउट आप याद रखना साथियों कि नलकूपों के द्वारा होती है, और वही 19% के नियर अबाउट आपका नहरों और बाकी सारी चीज़ों से सिंचाइयाँ होती हैं। तो ये आप याद रखना साथियों। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। बाकी अगर मैं आपको और डीपली ले जाऊँगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से मैं बनाया हूँ ये वीडियो, तो इसीलिए इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इतना आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको ज़रूर देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने को। आइए साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा महत्वपूर्ण उद्योग। तो हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग जो हैं साथियों वो कौन कौन से हैं, हम उसको देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का 5वां सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। कितना, 5वां सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है उत्तर प्रदेश, आप इस बात को याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य, तो आप याद रखना साथियों तमिलनाडु सबसे बड़ा है। अब अगर उसके बाद में बात करूं तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात,
और 5वें नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। तो औद्योगिक फील्ड में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है और ये कृषि के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है या सबसे आगे है। आप इस बात को याद रखना साथियों, कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। और अगर औद्योगिक की बात करें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट उद्योग की बात कर लूँ साथियों यहाँ के क्या हैं, तो आप बहुत ध्यान से याद नोट कर लीजिएगा। कपड़ा, चमड़ा, कांच, दिया सलाई, औषधि, ये कुछ आपके साथियों महत्वपूर्ण यहाँ के उद्योग हैं। कपड़ा, चमड़ा, कांच, दिया सलाई और औषधि। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से बनते हैं। 5वां इसका प्लस स्थान है भारत में। कपड़ा, चमड़ा, कांच, दिया सलाई और औषधि वगैरह यहाँ बनाई जाती हैं। आइए अगर मैं बात करता हूँ साथियों की महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपका क्या क्या हो सकता है, तो बात करूँ अगर मैं वाराणसी की, तो वाराणसी आप याद रखना साथियों, ये हथकरघा उद्योग, सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ी या फिर सिल्क की साड़ियाँ जो हैं ये दोनों आपकी वाराणसी में हैं। अगर मैं साथियों बात करूँ आपसे लखनऊ, तो लखनऊ में आप याद रखना कि यहाँ पर चिकन की कढ़ाई ये कपड़ों वगैरह पे की जाती है साथियों। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा कि चिकन की कढ़ाई लखनऊ में, हथकरघा और सिल्क की साड़ियाँ वाराणसी में। और अगर मैं बात करूँ कालीन या फिर जो दरी वगैरह बोली जाती है साथियों, तो वो आप याद रखना वो सीतापुर में है। वो कहाँ पे है? सीतापुर में है, दरियाँ जिनको बोलते हैं। और कंबल साथियों आप याद रखना कि कंबल आपका वो कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में आपका क्या है? कंबल है। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे यहीं कि चमड़ा का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चमड़ा, तो आप याद रखना साथियों ये आपका कानपुर में है, ये आपका कानपुर में है। अगर मैं बात करूं साथियों कांच का, तो कांच आप याद रखना फिरोजाबाद कानपुर में है। अगर मैं बात करूं साथियों पीतल नगरी, तो आप सबको पता होना चाहिए कि पीतल नगरी किसको बोलते हैं पीतल का, तो इसको बोला जाता है मुरादाबाद को। मुरादाबाद पीतल नगरी है। ताले के लिए आप याद रखना साथियों अलीगढ़ फेमस है, ताले के लिए अलीगढ़। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे कि सिगरेट वगैरह का उद्योग अगर आपसे पूछ ले, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, ये मोस्टली पूछ लेता है। तो सिगरेट वगैरह का उद्योग ये आपका सहारनपुर में है, सहारनपुर, सिगरेट वगैरह का सहारनपुर। और एक मैंने आपको दिया सलाई बताया था, तो दिया सलाई के बारे में याद रखिएगा, ये बरेली में है, बरेली में दिया सलाई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, दिया सलाई ये आपका बरेली में है। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे। वाराणसी में हथकरघा, सिल्क की साड़ियाँ। इसी में साथियों आप याद रखिएगा आप कि जो डीजल का आपका जो होता नहीं लोकोमोटिव वर्क्स वगैरह जो बनते हैं, तो ये भी कहाँ पर है आपका, क्या बोलते हैं, वाराणसी के अंदर ही। लखनऊ में चिकन की कढ़ाई, सीतापुर में दरिया, मुजफ्फरनगर में कंबल पीतल, मुरादाबाद कांच फिरोजाबाद, चमड़ा कानपुर, ताले अलीगढ़ और सिगरेट वगैरह जो है आपका ये सहारनपुर में बनाया जाता है। तो चलिए साथियों अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। यहाँ के हम बात करते हैं साथियों जलवायु के बारे में। तो अगर मैं जलवायु के बारे में बात करूँ तो आप याद रखिएगा कि यहाँ की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है, या फिर अगर इसको मैं सही तरीके से बोलूँ तो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय यहाँ की कैसी है जलवायु है। आप इस बात को याद रखना साथियों। और सबसे ज़्यादा अगर वर्षा यहाँ कहाँ होती है, वर्षा वाला स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो ये आप याद रखना दोस्तों, ये गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में। और सबसे कम अगर पूछ लें दोस्तों, तो कम आप याद रखिएगा वो मथुरा में है, सबसे कम मथुरा में, सबसे ज़्यादा गोरखपुर में। और ऐसा क्षेत्र साथियों जो है सबसे ज़्यादा, मतलब आप याद रखिएगा कि जो तराई के क्षेत्र बोले जाते हैं, जो नम होते हैं थोड़ा,
तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। यहाँ से कुछ आपके जो जलवायु से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिया। अब साथियों इनमें बहुत सारे बांध भी बनते हैं, जैसे माता टीला बांध, ये आपका बेतवा नदी पे बंद होता है। रेहन बांध रेहन नदी पे है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पे है। सरयू बांध सरयू नदी पे है। पथरई बांध पथरई नदी पे है। तो साथियों ये आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, अर्जुन बांध, कुछ ऐसे बांध हैं, आप इनको याद रखिएगा कि आप नाम से ही कर ले जाएंगे कि ये बांध किस नदी पर है। तो आपका वो नदी जैसे ही आप पढ़ेंगे तो वो प्लेस भी आप उस बांध से, उसका नदी का नाम है तो आप वहाँ से कर ले जाएंगे। इसीलिए मैं इनको आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर इनको कराऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं साथियों वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी जब मैं बढ़िया से जब इसकी पूरी क्लास बताऊंगा यूपी स्पेशल, जब उसमें मैराथन की क्लास चलेगी जिसमें 5-6 घंटे पूरा बताऊंगा, तो सारा का सारा यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं ख़त्म करवा दूंगा। बस आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आपका सर पे है आपके एकदम। जस्ट वही होता नहीं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो या फिर जब लड़ाई का आखिरी दौर होता है तो उसी टाइम आपको दुगनी मेहनत और दुगने उत्साह के साथ लड़ना होता है, क्योंकि परिणाम की घड़ी वही होती है जिसने अंत तक अपनी लड़ाई को जारी रखा और उसी उत्साह से जारी रखा। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा, अब साथियों ये आखिरी टॉपिक है हमारा आज का, कि जनसंख्या वगैरह के अगर मैं बारे में बात कर लूँ तो आप याद रखिएगा कि हमारे भारत में जनसंख्या हर 10 वर्ष के बाद होती है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, पहली जनसंख्या 1872 में हुई थी, आप याद रखिएगा। और उस टाइम लॉर्ड मेयो के टाइम पर होती है ये, लॉर्ड मेयो के। बट ये 10 की आधार नहीं था साथियों, आप याद रखिएगा। जब इसका आधार 10 की बनाया जाता है तो वो 1881 होता है। 1881 में इसका आधार 10 की बनाते हैं और उस टाइम पर रिपन जो थे वो वायसराय थे, तो इस बात को आप याद रखिएगा। और 2000 जो हमारी 11 की जनगणना थी, तो आप याद रखिएगा साथियों 2011 की जनगणना जो हमारी थी, क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि ये कौन सीवीं जनगणना थी, तो आप याद रखना साथियों ये 15वीं थी। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा तो स्वतंत्रता के बाद आप याद रखना 7वीं, और ओवरऑल पूछेगा तो 15वीं थी। अब अगर मैं पूछूं साथियों यूपी की टोटल जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये 20 करोड़ के पास जो है समथिंग बताई जा रही थी। 19 करोड़ 98 लाख कुछ ऐसे करके साथियों हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि पुरुष जनसंख्या, तो आप याद रखिएगा कि मेल जो है वो 62% के नियर अबाउट हैं और फीमेल जो है वो आपकी वो 48% के हैं। तो ये कुछ परसेंटों में है, जो कि अब तो मे बी इनका डेटा काफ़ी बदल गया होगा क्योंकि 10 साल हो गया है। तो बस आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों कि यूपी अगर टोटल देश बना दिया जाता तो ये देश मतलब पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन जाता, और इससे जो 3 बड़े देश बनते साथियों याद रखिएगा आप, कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया, ये 4 देश खाली साथियों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से बड़े हैं। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए तो वो 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देश बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो आप याद रखना साथियों वो प्रयागराज इलाहाबाद में है। प्रयागराज इलाहाबाद, कुछ दिन पहले मुरादाबाद भी कंसीडर किया जाता था, मुरादाबाद, बट अगर आपको ऑप्शन में आएगा तो आप प्रयागराज के साथ जाइएगा। और सबसे कम अगर मैं बात करूं तो महोबा चित्रकूट, क्योंकि मैंने अभी आपको इनके जो है विधानसभा विधान परिषद की सीट के बारे में बताया था, महोबा और चित्रकूट में सबसे कम है। तो ये साथियों कुछ क्वेश्चंस आपके बनते थे, आप याद रखिएगा यहाँ से कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आइए अगर मैं बात करता हूँ साथियों कुछ और क्वेश्चन की, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ से करा देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर मैं लिंगानुपात बात करूँ साथियों, तो यूपी का जो है लिंगानुपात आप याद रखिएगा कि भारत का लिंगानुपात ये 943 है, और अगर मैं उत्तर प्रदेश का बात करूँ साथियों तो ये 912 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लिंगानुपात आप याद रखना दोस्तों, लिंगानुपात भारत का 943 है, यूपी का 912 है। और अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है,
तो आप याद रखना साथियों, वो है जौनपुर। वो कौन सा शहर है? जौनपुर है। और सबसे कम वाला अगर जिला आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखना दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर सबसे कम है। तो साथियों ये रहे आज की क्लास। उत्तर प्रदेश से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको करा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। आप इसको देखिएगा बहुत ध्यान से। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपको लगते हैं वो आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको, चाहे वो आपका RO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश SI हो, चाहे वो SSC GD हो, या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथियों सिलेबस में काफ़ी और भी बड़ा उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वो सब एक छोटी सी क्लास में नहीं हो सकता था। और ये मेरा पर्पज़ था आपके एग्ज़ाम टाइम पर एक उत्तर प्रदेश का आपको ओवरऑल ऊपर रिवीजन मिल जाए। तो जिसके लिए अगर आप ये 1 घंटे की क्लास देखेंगे तो इसमें रिवीजन से अगर आपको उत्तर प्रदेश से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो बहुत डीप नहीं जाता है, तो जिस हिसाब से पेपर अब तक बन रहे हैं अगर इस हिसाब से बनेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लास देखिएगा, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों के इसी मोटिवेशन से हम दुगनी उत्साह के साथ अपनी मेहनत करते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।